लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्त रहे विधायक अब धीरे धीरे देहरादून का रुख कर रहे हैं। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान लंबे अंतराल के बाद देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने एचएनएन से बातचीत करते हुए लोकसभा के चुनावी अनुभव के साथ ही गंगोत्री धाम और चार धाम से संबंधित विषयों पर बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार विधायक जो कि गंगोत्री धाम से आते हैं, गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश चौहान जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आज देहरादून पहुंचे हैं। हालांकि 2-3 दिन पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज हमसे मुलाकात हुई है उनकी और हम जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में कैसा रहा रिस्पॉन्स, क्या अनुभव रहा और आने वाली राजनीति को ये चुनाव क्या सबक देके गया है। सबसे पहले विधायक जी, एचएनएन पर आपका बहुत लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और पहला प्रश्न यही है कि ये चुनाव कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा आपका इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनके प्रति आम जनमानस का जो एक लगाव था और बहुत कुछ स्थितियां बदली भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदली हैं। जो हम लोगों को बहुत कुछ देखने का, सीखने का मौका मिला और जो लोगों के अंदर एक वो था, कहीं ना कहीं कई चीज़ें इस चुनाव में देखने को मिली और उस चीज़ों को बखान नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आम जनमानस की जो चिंता की है, उससे लोग देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति लोगों की एक भावना है। और जो हमारे पहाड़ की राजनीति में अभी भी माननीय मोदी जी पे अटूट विश्वास है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पे, उन पे भी विश्वास है, क्योंकि युवा हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और लोगों ने अब स्थानीय प्रत्याशी उठ जाता है, स्थानीय कई प्रकार की बातें और अफवाहें जो उन्होंने फैलाई, फिर थोड़ा सा इस तरह से भी हुआ कि कांग्रेस से कई ऐसे लोग आ गए जिससे भी थोड़ा काफ़ी दिक्कतें हमें हुई। लेकिन ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री विधानसभा में आगे रही और अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ जो लोगों के अंदर गलत प्रकार की अफवाहें जो लोगों के अंदर डाल दी गई थी, उस अफवाहों को समाप्त करने की बात है। कई प्रकार की भ्रांतियाँ चुनाव में फैलाई जाती, चुनाव तो क्षणिक में जो है माहौल बदल जाता है। तो ये पहाड़ में लोग भोले भाले होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, तो लोगों को भ्रमित किया गया। इससे थोड़ा सा वोट परसेंटेज कम हुआ। फिर लोगों के अंदर ये था कि मोदी जी जीत रहे हैं, पर ये नहीं था पता कि हमें भी वोट देने जाना है, तो इससे भी थोड़ा परसेंटेज कम हुआ। जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीजेपी का दावा है कि 15,000 ऐसे नेता जो कांग्रेस और अन्य दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। आपकी विधानसभा में भी क्या ज्वाइनिंग अभियान रहा? क्या कितने लोग शामिल हुए? हमारी विधानसभा में भी कई लोग शामिल हुए और ऐसा नहीं, कई लोगों ने अच्छा काम भी किया, कई लोगों ने जो है खाली जो है दिखावे के लिए काम किया। तो पार्टी स्तर इस पार्टी इसका मूल्यांकन करेगी। हम किसी पे दोषारोपण की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। विधायक जी, ये भी सुनने में आ रहा था कई जगहों से कि कार्यकर्ता बीजेपी के नाराज़ हैं, जो जो ज़मीन पर काम करते हैं, जो सालों साल से काम कर रहे हैं, और ऐसे कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना चाहिए था, उसके बाद ही शायद ज्वाइनिंग कराई जानी थी, क्योंकि फिर कार्यकर्ता हताश होने लगा कि एकदम से उसकी पूछ कम हो गई, नए लोग आ गए एकदम से उनकी जगह लेने लगे। थोड़ा सा ये होता है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है और वो चुनाव में हर मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है, काम करता है। और जो लोग विरोध में थे और जो जिनसे वो विरोध का सामना करना पड़ता था, वो सामने पे आ गए, सीधा अंदर आ गए, उनको थोड़ा वो नहीं लिया गया। तो उससे भी थोड़ा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष तो ज़रूर व्याप्त था। लेकिन चलो, परिवार बड़ा बने और जो पार्टी के अंदर आए वो अच्छा काम और पार्टी के वफादारी के लिए काम करें, तो ये अच्छा लगता है। लेकिन पार्टी के अंदर अगर आके कुछ लोग जो है इस तरह का उल्टा काम करते हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। विधायक जी, कितना मत प्रतिशत रहा आपके विधानसभा की अगर हम बात करें? हमारे यहाँ 54% के लगभग जो है मतदान हुआ है। आपके यहाँ अच्छी पोलिंग हुई इसका मतलब? हाँ, हमारे यहाँ ठीक ही हुई, 54% के लगभग जो है पोल हुआ है। सभी विधायक ऐसे संयोजक के तौर पर इस चुनाव में रहे। जनता में कितना उत्साह देखने को मिला आपको? देखिए, मैं तो लगभग पूरी विधानसभा में और 70% गांव के जो कस्बे उनको टच करने का मैंने प्रयास किया। और जो
चुनाव से 2-3 दिन पहले तक माहौल था, वो सब यही कहते कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब सरकार के अब 2-3 दिन के अंदर कैसे मतलब इस तरह से गलत रिमूवर कई बात उड़ा के कि साहब रानी जी ने कुछ नहीं किया, मतलब इस तरह की बात उड़ा के कई प्रकार की भ्रांतियाँ ला के, झूठी भ्रांति ला के उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है युवाओं को भ्रमित किया गया, कई प्रकार की भ्रांतियाँ डाली गई, तो उससे कहीं ना कहीं जो है पार्टी को नुकसान हुआ। और थोड़ा सा हम सब जो मिक्सअप हो गए, थोड़ा सजग रहने की हम सबको ज़रूरत है। विधायक जी, एक राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। कल से ही चूँकि मोहन भागवत में भी कल उनकी स्पीच चल रही थी, तो सभी को वो अहंकार को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। और कल ही आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी इशारों में मोदी सरकार पर कटाक्ष कर दिया कि अहंकार में आ गए हैं, और ये तमाम चीज़ें रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी के भीतर से अब जो आपके दुष्यंत गौतम जी हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके बयान भी आए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका निजी बयान है। इसको किस रूप में देखते हैं? क्या वह ऐसे ही अहंकार में आ गई है मोदी सरकार, तीसरी बार आ गए हैं, जो विपक्ष आरोप लगाता है, ये सही है? देखिए, ये तो अब लोग क्या कहते हैं, लेकिन कहाँ कोई बात कही जाती है और उसका कहाँ उसका वो लिया जाता है। अभी ताज़े ताज़े जो है चुनाव हुए हैं तो लोग उस बात को कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संघ हमारी रीढ़ की, जिसको हड्डी बोलते हैं, संघ हमारी रीढ़ की हड्डी है, और हम उनके जो हम संघ के जो है बाकायदा एक सिपाही हैं। और भारतीय जनता पार्टी और संघ एक विचारधारा से काम करते हैं और एक परिवार है। अब हो सकता है कि परिवार के अंदर ऊपर क्या बात चल रही, मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन संघ है तो भाजपा है और भाजपा तो है संघ में मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादेशिक संगठन है, उत्तराखंड का संगठन है, ये देश में सबसे मजबूत संगठनों में से है। हर राज्य में संगठन है बीजेपी का, लेकिन उत्तराखंड का जो बीजेपी का संगठन है वो सबसे मजबूत है। और इसी के तहत तमाम जगहों पर आप लोगों के जो अभियान है उसकी फ़ोटो नमो ऐप पर हमको देखने को मिलती है कि उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इस बार आप लोगों ने हिमाचल में भी प्रचार प्रसार किया, दिल्ली में भी प्रचार प्रसार किया। जहाँ प्रचार प्रसार हुआ वहाँ सारी सीटें जीत कर आए आप लोग, क्या कहेंगे? मैंने बता दें कि जहाँ पे लोगों ने गलत भ्रांतियाँ फैलाई उसका हम तोड़ नहीं निकाल पाए हमारे कार्यकर्ता, वहाँ पे ज़रूर हमको नुकसान हुआ। पर ऐसा नहीं कि जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है उसने बिल्कुल मेहनत की है, और जहाँ पे कमियां रह गई है उस कमी को भी सुधारने का काम किया जाएगा। मैं तो कमियां इस बात को मानता हूँ कि जो भ्रांतियाँ आई थी उस भ्रांतियों का निस्तारण हम लोग नहीं कर पाए, तो पुनः जो गलतियाँ हुई उस पर हमारा संगठन बिल्कुल जो है सक्रिय रहता है, और संगठन इसमें पूरा जो है देखेगा कि क्या कहाँ पे कमियां रहेगी, और पूरा इसकी जो है मॉनिटरिंग होगी और दोबारा इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी। विधायक जी, आप ऐसे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विश्व विख्यात है। चारों धामों में से एक उत्तराखंड के गंगोत्री धाम, और गंगोत्री से ही आप विधायक भी हैं। इस बार कितना श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंच रहा है या चार धाम में पहुंच रहा है, कितना उत्साहित है? देखिए, चारों धाम, माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री, बाबा बद्र विशाल और बाबा केदारनाथ, ये धाम ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बनाया, उनके धाम हैं। इन पे पूरे देश और विदेश के तीर्थाटन की जो है बहुत एक आस्था है। माँ गंगा जहाँ से निकलती है गंगोत्री से, उस पर बहुत बड़ी आस्था है। यमुनोत्री में बहुत बड़ी आस्था है, केदारनाथ में बहुत बड़ी आस्था है, बद्रीनाथ में बड़ी आस्था है, और लाखों श्रद्धालु हर साल जो है यात्रा पे आता है। जब 6 महीने कपाट खुलते हैं तो उसके बाद यात्रा होती है। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं, 4 धाम की यात्रा की बैठक लेते रहते हैं कि कैसे यात्रा को सुचारू किया जाए। हम स्वयं, मैं खुद स्वयं लगातार यात्रा के हर चीज़ पे बहुत पैनी निगाह रखता हूँ, खुद एट ग्राउंड रिपोर्ट पे जाता हूँ कि क्या वास्तव में, जैसे अभी जाम लगा तो कैसे इसको सुधारा जाए। तो जो वास्तव में जो दिक्कत है, हम सबके साथ जो दिक्कत है, जैसे चाहे यमुनोत्री में हो चाहे गंगोत्री में हो, जो हमारे 4 धाम के जो पड़ाव हैं और उत्तरकाशी से जहाँ से हमारा शहर शुरू होता है वहाँ से लेके गंगोत्री तक अभी तक NH नहीं बन पाया है। और जब सड़कें अच्छी चौड़ीकरण नहीं होगा तो आपको पता, संकरी सड़क है, एक बस इधर से आती है, दूसरी बस इधर से आती है, पूरा बहुत लंबा जाम लग जाता है। इससे इस समय यात्रा अच्छी चली, ऐसा नहीं, होटल हर साल हज़ारों होटल, रहने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर जब तक जो है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH नहीं बनता है, जो गंगोत्री तक है, पार्किंग की जो है जगह जगह व्यवस्था नहीं होती है, तो इस पे अभी काम करने की ज़रूरत है। और ये सारा मामला जो लटका है, ऐसा नहीं कि माननीय मोदी जी ने इसको स्वीकृत कर दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंतित हैं, हम खुद लगातार इस बात को उठाते रहते हैं। ये सवाल इस बात का है कि हमारे जो उत्तरकाशी, जो गंगोत्री से ऊपर जो हमारा उत्तरकाशी से लगा हुआ है, बड़ी चुंगी से लेके और गंगोत्री तक जो 100 किलोमीटर का, इतनी बड़ी पब्लिक सिटी, पहले तो हम 80-85% वनों के बीच हैं, पहले पर्यावरण का, फिर NGT का, फिर अब इको सेंसिटिव जोन का। और इको सेंसिटिव जोन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पर्यावरण बचाना हमारा परम धर्म है, लेकिन अगर लोगों के हकों पे कुठाराघात हो, देश विदेश का सैलानी आता है, बॉर्डर सड़क है, और उस पर बार बार जो है पर्यावरण का, NGT का, इको सेंसिटिव जोन का जो हमारे हकों की सड़क है, अगर अच्छी सड़क बनेगी तो हम लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, पर्यावरण भी बचेगा। लेकिन उस पर्यावरण के नाम पे उस सड़क की जो है लगातार 4 साल से जो है जलेबी बनाई जा रही है। तो मेरा जो हमारे पर्यावरणविद है उनको भी सोचना चाहिए कि वास्तव में हमारा जो चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है, बॉर्डर भी सुरक्षित हो, हमारे धामों के लिए भी रोड अच्छी हो, तो उस सड़क को लगातार पर्यावरण के नाम पे जो है वो हमेशा अटकती है। और आज तक मुझे लग रहा है कि बड़ी चुंगी से लेके और आपका पहला फेज तेखला तक जो है उसके टेंडर भी हो गए, दूसरे फेज के टेंडर भी हो गए। फिर मैं आजकल सुन रहा था, मैं एक अखबार की कटिंग देख रहा था परसों, तो उस पर लिखा था कि फिर ये पर्यावरण ने इस पर फिर रोक लगा दी। तो इस तरह से बार बार से हमें कह रहे कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सड़कें अच्छी बन रही, तमाम दुर्घटनाएं हो जाती है, बहुत कंजेस्टेड रोड है, जो पूरे पहाड़ों के बीच से सड़क जा रही है, तो उसकी इतनी यात्रा चलती है। जो श्रद्धालु होता है उसको अपनी एक श्रद्धा से आता है कि भाई मुझे तो गंगा जी के दर्शन करने, मुझे बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने, केदारनाथ के दर्शन करने, यमुनोत्री के दर्शन करने। तो जो कमियां हैं, जिस तरह से अभी जो है यमुनोत्री के अंदर जो है बाईपास के लिए जो ट्रॉली जो स्वीकृत हो गई, उसका काम शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं, धामों में सड़कें अच्छी बन जाएं, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो चारों धाम में देश विदेश का लाखों यात्री हर साल दर्शन करेगा और उसको उस यात्रा भी सुगम होगी, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी लगातार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, वो लगातार 4 धाम की हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं, हम भी उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लगातार प्रशासन भी हो रहता है। लेकिन जो सड़कें कंजेस्टेड है, मैं अभी देख रहा था कि पुलिस पूरी जितनी हमारे जनपद की जो हमारे SP हैं, कप्तान हैं यदुवंशी, उनकी पूरी टीम ने इतना अच्छा काम उस समय किया। मैं खुद कम से कम पूरी रात भर जो है, जब जाम में लोग फंसे रहे, मैं खुद उस जगह जो है झाला के पास, सुक्की के पास और गंगनानी के पास खुद रात भर जो है चलता रहा, खड़ा रहा। तो मैं देख रहा था कि क्या स्थितियाँ आ जाती हैं, कैसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। उनके पास भी कोई ऐसा वो नहीं था, अब जो बेचारा 2 घंटा जाम में रहेगा, उसके साथ बच्चे हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी होती। गाड़ियाँ ऐसी जगह रुक जाती जहाँ पे चाय के पीने तक का कहीं जुगाड़ नहीं है, पानी का जुगाड़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे चिंतन करने की ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसको सुधारने का लिए अगली बार जो पूरा प्रयास करेगी। तो ये जो मसला जो NGT का, इको सेंसिटिव जोन का, जो टेक्निकल जो फेजेस हैं, इस पर कैसे इसको कैसे पार पाएंगे? क्योंकि अब तो तिवारा सरकार केंद्र में NDA की है, प्रदेश में सरकार है, कुछ बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है विधायक जी? अब देखिए, इस संबंध में अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी क्योंकि सरकार का गठन हो रहा है और लगातार चिंतित हैं, और हम सब इसके लिए प्रयास करेंगे कि इसका निराकरण इसी वर्ष हो जाए ताकि ये सड़कें शुरू हो जाएं। और अगर ये सड़कें एक बार शुरू हो गई तो 4 धाम की यात्रा विशाल यात्रा होगी। लगातार हर साल कम से कम 2-3 यात्री बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर और ज़्यादा श्रद्धा आ रही है। जैसे जैसे सड़क सुगम हो रही है, जैसे उत्तरकाशी तक सड़कें जो है ऑल वेदर की अच्छी हो गई हैं, उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर आगे सड़क अच्छी हो जाए, जगह जगह जैसे हमारे अभी केदारनाथ की तरफ है तिलवाड़ा वाला, तो जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था बन जाए। तो इस तरह से यमुनोत्री में जो ट्रॉली लग रही है उसकी व्यवस्था अच्छी हो जाए। तो ऐसा नहीं कि हमारा जो पूरा जो चारों धाम है उसके जो तीर्थाटन आएंगे तो हज़ारों लोगों की आजीविका भी उस पर चलती है, होटल उस पर चलते हैं, ढाबे उस पर चलते हैं, खोखे उस पर चलते हैं, खच्चर वालों को रोज़गार मिलता है। तो रोज़गार का और आर्थिक का ये बहुत बड़ा एक जो है हब बन सकता है। पर्यटन के बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्र हमारे क्षेत्र में हैं, उनको और ज़्यादा विकसित करने के बहुत तमाम सैलानी जो है पर्यटक क्षेत्रों में घूमने के लिए आते हैं। एक तो तीर्थाटन है और एक पर्यटन है, तो दोनों तरह के जो है जो श्रद्धालु हैं वो अपनी अपनी जगह जो है आते हैं।
तो उनको अच्छा करने की ज़रूरत है। सड़कों के लिए हर कोई कहता है कि सड़कें अच्छी हो जाएं तो उत्तराखंड की कायाकल्प हो जाए। अच्छा, एक परिस्थिति थोड़ी और अनुकूल हुई है। अजय टम्टा जी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बने हैं। उम्मीद लग रही है कि नितिन गडकरी के साथ काम करेंगे तो हो सकता है कि अब जो सड़कों का पेच है वो सुलझ जाए। बिल्कुल उम्मीद लग रही है। माननीय नितिन गडकरी जी, जो जिनके पास एक रोल मॉडल होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हमारे जो टम्टा जी हैं वो बहुत दुगुनी ताकत से काम करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे पूरे उत्तराखंड का विकास होगा। पिताजी, जहां आपके विधानसभा के आसपास क्या जंगलों में इस समय आग है या इस समय सामान्य स्थिति है? इस समय तो सामान्य स्थिति है, लेकिन जब, क्योंकि सीधी सी बात है हमारे, और इसमें कई पर्यावरणविद जो हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उन्होंने भी कहा कि चीड़ के जंगल कटने चाहिए। चीड़ से सबसे ज़्यादा नुकसान जब गर्मियों के दिन आते हैं तो पूरे एक जगह से आग पकड़ गई, आप उसको बुझा नहीं सकते। वो इतनी तेज़ी से आग जाती है कि यहाँ से 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर कब आग पहुँच गई पता नहीं लगता है, क्योंकि जो उसका पिरोल जो झड़ता है वो एकदम इतनी तकड़ी आग पकड़ता है। और क्योंकि उस समय स्थिति ये होती है कि लोग खेतों में भी काम करते हैं, खेतों में भी लोग अपने मतलब जो है जो झाड़ जंगल उसको जलाते हैं, और कहीं ना कहीं हवा चल गई तो आग थोड़ा सा, अगर एक थोड़ा सा भी चला तो पूरा जंगल साफ हो गया। तो पत्थर भी अगर जैसे ऊपर से पहाड़ टूट गया, उसकी जो चिंगारी से उससे भी आग लग जाती है। तो कई कारण पहाड़ों में हैं, और इसके या तो फिरोल का कुछ इंतजाम होना चाहिए, ये चीड़ को जंगल के जो गांव के आसपास उनको कटान का पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और उनकी जगह जो है फलदार वृक्ष हो, चाहे अखरोट हो, चाहे जितने पेड़ काटेंगे उसके दुगुनी ताकत में जो है इस तरह के पेड़ लगाए जाएं तो आगजनी का खतरा बच सकता है। नहीं तो ये लगातार हर साल स्थिति जस की तस बनी, क्योंकि जब पिरोल पड़ता है तो पिरोल पे आग रुकनी बहुत टफ होती है। विधायक जी, अब देहरादून पहुंचे हैं तो क्या मुख्यमंत्री से या पार्टी संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है आपकी? माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई। क्या बातें हुई? नहीं, एक सामान्य जो शिष्टाचार भेंट थी कि भाई हम उत्तराखंड से हमारी 5 सीटें जीती हैं, हमारी सरकार बन गई हैं, उसकी बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष को दी। चलिए विधायक जी, आपने अपना समय हमको दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय नहीं पी आपने? तो हमने बात की गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश चौहान जी से। सुरेश चौहान जी का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव ये ऐतिहासिक रहा और बहुत सारी समस्याएं जो है अपने गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र को लेकर विधायक जी ने एचएनएन के मन से साझा की हैं। हम उम्मीद करते हैं, चूँकि अनुकूल परिस्थितियां हैं, डबल इंजन की सरकार है, अजय टम्टा जी सड़क परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार में बने हैं, तो निश्चित तौर पर नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं सड़क परिवहन, तो एक बीच का रास्ता निकल सकता है, संभावनाएं बन रही हैं। और तमाम विषयों को विधायक जी लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं और प्रयास उनका यही है कि गंगोत्री आने वाला जो तीर्थयात्री है उसको किसी भी किस्म की दिक्कतें ना आए। एचएनएन 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।